आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 1 जिसका नाम है भारतीय संविधान। हम लोग पार्ट 1 में संविधान के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इसमें पढ़ना है उसका मुख्य लक्षण, उसका फीचर क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। 20वीं सदी जब आया तब भारत का तो राष्ट्रीय जो आंदोलन था बहुत पुराना हो गया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया, जो स्वतंत्रता जो संघर्ष जो स्ट्रगल कर रहे थे राष्ट्रवादी मीन्स राष्ट्र के जो लोग थे, वो इस बात पर विचार किया था कि स्वतंत्र भारत जब भारत आज़ाद होगा तो किस तरह के होना चाहिए। भारत जब स्वतंत्र होगा तो भारत किस तरह के होगा, इसके बारे में लोग विचार विमर्श कर रहे थे राष्ट्रवादी लोग। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ा था, ब्रिटिश शासन जो ब्रिटेन का शासन था भारत में, उस समय जिन नियमों को यहाँ के लोग मान रहे थे वे खुद नहीं बनाए थे। मतलब भारत के लोग उन नियमों को नहीं बनाए थे। ब्रिटेन के जो नियम बनते थे वही हमारे देश को मानना पड़ता था और उसी के मुताबिक अपना जीवन यापन करना होता था। औपनिवेशिक राज के लंबे औपनिवेशिक राज में हम लोग औपनिवेशिक थे। किसके औपनिवेशिक थे? ब्रिटेन के। औपनिवेशिक राज के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत तो एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। लंबे समय तक जब ब्रिटेन यहाँ शासन किया तो यहाँ के लोग इतना तो ज्ञान दे दिया, इतना बात स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग का जो देश होगा लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक मीन्स जितनी भी पब्लिक होंगे उस सबका देश होगा, जितनी भी जनता है वो लोग ही देश को चलाएंगे अपने प्रतिनिधि को चुन के। बात करते हैं उसमें सभी नागरिक क्या माना जाएगा? समान मान। जो भी नागरिक कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, किसी प्रकार कोई बैकग्राउंड का, सभी को हम लोग क्या मानेंगे? समान, इक्वल मानेंगे। और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। मीन्स यहाँ क्या बोल रहा है कि जितने भी लोग हैं भारत के, सभी को सरकार में हिस्सेदारी अधिकार होगा। सबको अधिकार होगा सरकार बनने का, चाहे खुद सरकार बन भी सकते हैं या किसी को सरकार बना भी सकते हैं, उन सभी को यह अधिकार मिलेगा। इसके बाद यह तय होना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। इसके बाद सोचने लगे आखिर ये देश में तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार का गठन, उसको निर्माण कैसे किया जाएगा, इस बात को लोग ध्यान से विचार विमर्श किए थे और उनके कामकाज के नियम क्या होंगे और वो लोग काम को किस प्रकार करेंगे पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उस सभी के बारे में भी लोग डिस्कस किया करते थे अपने सभा में। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। जो भी लोकतांत्रिक का जो नियम बनाना है, उसका कामकाज कैसा होगा, उस सभी को बनाने के लिए कोई एक आदमी को कर पाना आसान नहीं था। इसमें लगभग 300 लोग ने योगदान दिया। मीन्स यहाँ बात हो रहा है कि लगभग 300 लोग उस संविधान सभा के सदस्य थे जो योगदान दिए थे संविधान को बनने में, जो 1946 में गठित की गई थी संविधान सभा। संविधान सभा मेरा दिसंबर 1946 में गठन हुआ था। उसमें लगभग 300 लोग उसका मेंबर थे, जिन लोगों ने मिलके संविधान का निर्माण किया था। लगभग 3 साल में 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 वर्ष में लोग अपना संविधान बनाने के कार्य को पूरा किया था। भावी संविधान, आने वाले संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। 1946 से लेके 1949 तक लगभग 3 साल का वर्ष ही लोग बहुत सारे बैठकें हुई
और उस बैठक को रिजल्ट ये हुआ कि मेरा संविधान बन के तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 वर्ष में संविधान बन गया था। उसके लिए बहुत सारे बैठकें हुई थी, संविधान सभा के लोग जो लोग थे सदस्य। आगे बात करते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी, जो भी 300 जो सदस्य थे जो संविधान के निर्माण में अपना भूमिका निभा रहे थे, उन लोग भी उनको लोग के सामने भी बहुत सारी जिम्मेदारी थे, क्योंकि सभी चीज़ को ध्यान में रख के उन लोगों को नियम और कानून को बनाना था। हमारे देश में कई समुदाय से अभी बहुत सारे समुदाय हैं, और उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म उनका एक था, और उसकी संस्कृति भी अलग अलग थी। आज समुदाय में देखिए बहुत सारे समुदाय है, अलग अलग उनकी भाषा है, अलग अलग उनका धर्म है, और उनका कल्चर भी अलग अलग होता है। उन सभी के लिए कार्य करना एक बड़ी परेशानी वाला, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम था। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। जब संविधान सभा हो रहा था, जब संविधान को लिखा जा रहा था, तब उससे बहुत उथल पुथल हो रहा था। आप लोग को याद होगा, उस समय जिन्ना थे और जवाहरलाल नेहरू, दोनों में बड़ी मतभेद हो रहा था बंटवारा को लेके। इधर संविधान सभा बन रहा था भारत का, उधर वो लोग डिमांड कर रहा था कि हम लोग आपके भारत में शामिल नहीं होंगे, हम लोग को अलग देश चाहिए। उसके लिए भारी उथल पुथल हो रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका। जब संविधान सभा हो रहा था, संविधान निर्माण कार्य हो रहा था, उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग अलग होने का तय हो गया था। कुछ रियासत क्या होता है, रियासत उसे बोला जाता है जनतंत्र, राजतंत्र। राजतंत्र को हम लोग रियासत बोलते हैं। रियासत में तो राजा रजवाड़ा का जो होता था शासन, उसको रियासत बोला जाते हैं। कुछ रियासत तय नहीं कर पा रही थी, कुछ रियासत तय नहीं कर पा रही थी उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी भारत का अंग था। तो बहुत सारे पार्ट में राजा शासन कर रहे थे, जानते थे कि भारत के लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे, भारत रहेंगे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान अलग हो गया। अब वो लोग में चिंता था कि हम भारत के साथ रहें कि पाकिस्तान के साथ रहें कि किसी के साथ ना चाहें। वो लोग के लिए बड़ी जिम्मेदारी वाला बात था। आप लोग को याद होगा, लगभग जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें लगभग 552 मेरा रियासत है इंडिया में, लगभग 552 मेरा भारत में रियासत था। आप लोग जानते हो कि उसमें से 549 तो शामिल हो गए भारत में, लेकिन 3 मेरा शामिल नहीं हुआ था। 3 कौन कौन थे? जम्मू कश्मीर थे, आपका हैदराबाद था, आपका जूनागढ़ था। ये 3 जो रियासत थे वो ना तो भारत में शामिल हुए और ना ही पाकिस्तान में शामिल हुए। ये लोग स्वतंत्र थे। आगे बात करते हैं, वे किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। वहाँ की जो जनता थी उन लोग का भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भयानक थी, क्योंकि उनका जो शासन कर रहा था, उनके सामने जब परेशानियां हैं तो वहाँ के श्योर सी बात है कि जनता को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। संविधान सभा के सदस्य के सामने ये सारे मुद्दे थे, जो सारे मुद्दे आपको बता चुके कि बहुत सारे समुदाय से, उनके अलग अलग भाषा थी, उनके अलग अलग धर्म था, अलग अलग कल्चर था। और जिस समय संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, उस समय उधर पाकिस्तान और भारत का अलग होने का, बंटवारा होने का बात चल रहा था, उसको भी सॉल्व करना था। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया, और जो भी उसका ऐतिहासिक दायित्व था, जो भी हिस्टोरिकल लायबिलिटी था, वो लोग पूरे ईमानदारी, बहुत बहादुरी से उसको सामना किया और उसको पूरा किया, और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्र एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता। मीन्स यहाँ पे आपका संविधान के बारे में कुछ अंश को बताया गया है कि उसमें एकता, राष्ट्रीय एकता को बताया गया, उसमें विविधता के प्रति गहरा सम्मान को दिखाई देता है। हमारे संविधान में उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया
उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों, दस्तावेज में संविधान, उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों और सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन मतलब खत्म करना, गरीबी जो खत्म करना, उन्मूलन का मतलब बोलता है समाप्त करना होता है। गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधि में जनता के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। गरीबी जो खत्म करने के लिए और जनता का जो प्रतिनिधि है उनको चयन कैसे करना है, उसका सिलेक्शन कैसे करना, इस पर भी काफी जोर दिया गया। अब आगे बात करते हैं इसका कुछ मुख्य आयामों के बारे में दिया गया है। संविधान से कुछ फीचर बोल सकते हैं उसके बारे में दिया गया। सबसे पहला इसका फीचर है संविधान का कि ये संघवाद है। अब संघवाद क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि संघवाद क्या होता है। देखिए, संघवाद इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों को होना। संघवाद का मतलब होता है जिस देश में भी, जिस कंट्री में भी एक से अधिक स्तर की सरकारें होते हैं उसे हम लोग संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं। हमारे यहाँ भारत में 3 स्तर के सरकारें होती हैं। ऊपर से बोला टॉप में, सबसे टॉप में रहा है केंद्र सरकार, उससे नीचे राज्य सरकार, उससे नीचे है स्थानीय सरकार। नीचे से बोले तो स्थानीय सरकार, उसके ऊपर में राज्य सरकार, राज्य सरकार से ऊपर में रहा है केंद्र सरकार। उसी तो हम लोग देश का है, भारत का एक संघवाद है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं और पंचायती राज व्यवस्था शासन, इसको बोल सकते हैं स्थानीय स्तर का भी सरकार हमारे यहाँ उपस्थित है, जिसके बारे में कक्षा 6 में पढ़ते आप लोग बात करते हैं कि आखिर बुक में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्यों दिया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट, क्योंकि क्लास 6 आपका पार्ट 1 है, उसमें आपको स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है। क्लास 7 जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 2 है, उसमें आपको राज्य के बारे में बताया गया। अभी हम लोग क्लास 8 में जो पढ़ रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 3, इसमें हम लोग केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसला ना लेने हो। इसका सीधा मतलब बोल रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे लोग हैं, तो एक आदमी से काम नहीं चलने वाले। उसके लिए हर क्षेत्र में सरकारों को होना अति आवश्यक है। आगे बात करते हैं। देखिए, इसलिए प्रांतीय स्तर में स्टेट, पहले स्टेट को प्रांतीय प्रोविंस बुलाता था, इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि क्योंकि इस इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके भाषाएं रहते हैं, अलग अलग उनका कल्चर रहते हैं, तो वो लोग अपने मुताबिक कुछ अपना डिसीजन, कुछ अपना निर्णय ले सके। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार बने। भारत के सभी राज्य को कुछ मुद्दे पर फैसले लेने का स्वायत्त मीन्स स्वतंत्र, ऑटोनोमस, पूरी स्वतंत्रता है। इसलिए भारत के सभी राज्य को, जितना भी स्टेट हम लोग का भारत में, सभी राज्य को कुछ मुद्दे, सही मुद्दे के नहीं, कुछ मुद्दे जो है उन पे फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है।
अगर केंद्र में कुछ ऐसा नियम बना है जो पूरे देश को मानना है, पूरे देश को नजर में रख के बनाया गया है, तो उसे राज्य को भी मानना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र की स्पर्श के लिए संविधान में कुछ सूचियां हम लोग जानते हैं कि कार्यक्षेत्र की केंद्र सरकार का क्या कार्य है, राज्य सरकार का क्या कार्य है, ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ 3 सूचियां बनी है। एक सूचियां होती केंद्र सूचियां, राज्य सूचियां और समर्थित सूचियां। केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र सरकार सरकारें बना सकती है। केंद्र सूची जो है उसमें सिर्फ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही मतलब संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकारें उस मुद्दे पे कानून बना सकती है। और समर्थित सूची इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों में से जो चाहे उस मुद्दे पे कानून को बना सकती है। आगे बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संविधान में यह भी बताया गया है कि पैसा कहां से आपको आएगा और उस पैसे का आपको कहां कहां खर्च करना है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होती, उन्हें भी संविधान से अपनी ताकत और अधिकार मिले हैं। जिस प्रकार संविधान में केंद्र सरकार के बारे में बताया गया उसी प्रकार संविधान में राज्य सरकार के बारे में बताया गया, उसी के अनुसार वो शासन को चलाते हैं राज्य में। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा, भारत के सभी लोग आम पब्लिक इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। जो केंद्र सरकार में जो कानून बना है और राज्य सरकार में जो कानून बनते हैं वो सभी द्वारा जो भी कानून बनाए गए उस सभी लोग को पालन करना होता है। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ 2 स्तर की होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। स्थानीय स्तर पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा इसका विशेषता है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद करते हैं। सरकार की सभी स्तरों, चाहे वो स्थानीय स्तर का हो, चाहे वो राज्य स्तर का हो, चाहे वो केंद्र स्तर का हो, सभी में जो उसका प्रतिनिधि, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, सभी का चुनाव जनता करती है, वहाँ का आम पब्लिक करती है। कक्षा 7 की किताबों के शुरू में ही कांता की कहानी सुनी होगी, जिसे आप लोग पढ़ाए भी तो लाइन में जो लगी थी, चाहे कुछ भी समुदाय, कुछ भी जात, कुछ भी धर्म को, सभी एक लाइन में लगे हैं और अपना वोट दे रहे थे। जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने व्यक्ति, जिसका 18 साल हो चुका है, सिर्फ व्यक्ति नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान तो क्या अधिकार मिला है? नागरिकों को वोट डालने, मत देने का अधिकार दिया गया है। जो व्यक्ति जिसका 18 साल उम्र हो गया है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। जब वे स्वतंत्रता के, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन लोग को साफ साफ पता चल गया था कि भारतीय जनता को व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग के योग्य लोग को बना दिया गया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा,
बेस मताधिकार देने से न सिर्फ लोकतांत्रिक जो रहते हैं जनता का शासन उनका तौर तरीके को प्रोत्साहन बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग औरत मर्द के फर्क पर भी आधारित ऊंच नीच की बेरियों को भी तोड़ा जा सकता है। मत अधिकार देने से उन लोग का अधिकार भी प्राप्त होता है। वो लोग भी शासन, कोई भी शासन करता है, कोई भी सरकारें बनता है तो वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर सकते हैं। किस तरह? मत दे के उनका भी अपना मत काउंट होगा और वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी सरकारों को निर्माण करने में। आगे बात करते हैं सार्वभौमिक सभी को सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधि के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। जो लोग भी मताधिकार का उपयोग करते हैं वो सीधी भूमिका होता है सरकार का निर्माण में। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव को लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी हो। सामाजिक पृष्ठभूमि मतलब उसकी धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। उसे भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जिनको जनता चुनती है, वे लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि को जनता ही चुनती है। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में दूसरी इकाई हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा इसका देखिए फीचर बोला गया है शक्तियों का बंटवारा। अब शक्ति पावर किस प्रकार बढ़ता है उसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। संविधान के अनुसार राज्य का जो भाग है 3 भाग है। एक का नाम है विधायिका, दूसरा का नाम है कार्यपालिका, तीसरा का नाम है न्यायपालिका। तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायिका। तो विधायिका में हमारे कौन आते हैं? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि किस में आते हैं? विधायिका में आते हैं। मीन्स MLA, MLC, MP ये सभी क्या है? विधायिका में आते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते। इसमें कौन लोग आएंगे? IAS लोग। इसके अलावा जो भी मंत्री है, चाहे वो राज्य स्तर के मंत्री हो, वो चाहे केंद्र स्तर के मंत्री हो, या जो भी उस बड़े बड़े पदाधिकारी जो उस कानून को लागू करते हैं, जो संसद या विधानसभा या विधान परिषद से पारित होता है, वो सभी किस में आएंगे? कार्यपालिका में आएंगे। न्यायालयों की कोर्ट, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों को जो व्यवस्था किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका, जिसके बारे में इसी पुस्तक में इकाई 3 में हम लोग पढ़ेंगे। राज्य की किसी भी शाखा, राज्य कोई भी ब्रांच में, राज्य कोई भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया। कोई भी शाखा हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, किसी में भी सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान द्वारा प्रावधान किए गए हैं। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। जितनी भी कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, सबकी शक्तियां अलग अलग होंगी, अलग अलग आधार पे होगी, और इस तरह तीनों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहते, एक दूसरे से सब बैलेंस में चलते हैं। किसी एक का भी कुछ होता है तो दूसरे को भी प्रभाव से पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान ने हम लोगों को कुल मिला के 6 अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार। तो चलिए थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस कर ले। सबसे पहला मेरा मौलिक अधिकार है
समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। जो लॉ है, जो नियम है, उसके अनुसार सभी व्यक्ति क्या है, समान, इक्वल है। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं हमारे देश में, सभी को सुरक्षा, जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी, सब क्या मिले, इक्वल, बराबर मिलना चाहिए। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान हो, होटल हो, दुकान हो, कहीं भी या कोई सार्वजनिक स्थानों पर सभी को जाने का अधिकार मिलता है। रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, सभी को रोजगार देना है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसके बारे में इसी किताब हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति मीन्स बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन वाले स्वतंत्रता, इस सभी के लिए हमको अधिकार दिए गए हैं संविधान में। इसके अलावा देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने और कोई भी व्यवसाय, कोई भी अपना बिजनेस, कोई भी पेशा या कोई भी कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। तीसरा मेरा अधिकार है मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति को शोषण हुआ है तो उसके विरुद्ध वो अधिकार का आधार बना के उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, मानव जो खरीद बिक्री, मानव व्यापार, जबरन श्रम, जबरन काम करना, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम, वो भी क्या है, एक तरह का अपराध है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। जितने भी नागरिक है भारत के, सभी को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, जितने व्यक्ति अपनी इच्छा, जो उसका जो इच्छा है उसके अनुसार कोई भी धर्म अपनाने और कोई भी धर्म को प्रचार प्रसार करने का पूरी अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। इसके बाद है हमारा अधिकार, पांचवा अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार, वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें कहा गया है कि धार्मिक या धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक में, जिसकी संख्या हमारे देश में कम, उसे हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं, माइनॉरिटी। और सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि जो भी अल्पसंख्यक है, उसका जो भी धर्म है और जो उसका भाषा, उनकी रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। लास्ट मेरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जो उसका मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया उसको नहीं मिल रहा है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत जा सकता है और अपना अधिकार का उपयोग कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका चौथा फीचर के बारे में, आयाम के बारे में संविधान का, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा इसलिए है क्योंकि इसमें आम पब्लिक के बारे में अच्छी तरह से इसमें बताया गया है। उसका अपना एक अधिकार दिया गया जो उसे कोई छीन नहीं सकता, उसका अंतरात्मा उसका है। उसमें औपनिवेशिक शासन ने, माने ब्रिटेन के शासन ने राष्ट्रवादी के दिमाग में राज के प्रति संदेह को भाव पैदा किया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होना चाहिए। जिस तरह औपनिवेशिक शासन हमारे राष्ट्रवादी के लिए कठिनाई का सामना करवाते थे, इसी प्रकार वो लोग सोचे कि
जो वो लोग अपना मनमानी कर रहे हैं शासन से, उसी प्रकार हमारे देश में सभी स्तर की सरकारें मनमानी कर सकते हैं। इसीलिए संविधान ने मौलिक अधिकारों को दिया गया, वो भी लिखित है, जिसको कोई भी स्तर का सरकार है उसको ठुकरा नहीं सकता है, उसको नहीं बोल, उसको देना ही पड़ेगा। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है। इस तरह संविधान राज्य और व्यक्ति के बीच अधिकारों की रक्षा करता है, जो उसको अधिकार उसको सेव करता है, बचाता है। नेक्स्ट, विभिन्न अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार को मिलाया जाए जिससे उनकी जो ग्रुप है उसकी रक्षा हो सके। फलस्वरूप क्या हुआ कि बहुसंख्यक, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है देश में, उसको बहुसंख्यक बोला जाता है। बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। संविधान यह अधिकार दिया गया कि जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, इसीलिए अल्पसंख्यक लोग का बहुत सारा अधिकार दिया गया है जो कि लिखित संविधान में, उसी के बारे में हमारे बुक में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि इसका दोहरा उद्देश्य क्या, चले पढ़ते हैं। पहला है कि हर एक नागरिक, पहला क्या है, पहला है कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। उसको एक ऐसी स्थिति हो जिसमें अपने अधिकारों को मांग सके, अपना दावा कर सके। दूसरा ये है कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार है, और जो भी उस सत्ता में है, जो सरकारों को चला रहा है, उस संस्था के लिए बाध्यकारी हो कि जिससे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व भी दिया गया है। संविधान सभा के सदस्य ने यह खंड इसलिए जोड़ा था, राज्य के नीति निर्देशक इसलिए जोड़ा गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार ला जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य, जो भी स्वतंत्र होगा भारत राज्य, जनता से गरीबी दूर करने वाला कानून बने, और नीतियों को बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक रूप में हमेशा अपने सामने रखे। कुछ ऐसे कानून ना बनाए जिसमें आम जनता का मौलिक अधिकारों का हनन हो। उस सभी को देखते हुए भी कानून बनाया जाता था, यह बनाना जाना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट मेरा है, इसका अंदर आत्मा है मेरा, आयाम धर्म निरपेक्ष। ये क्या होता है, देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। सिर्फ यहाँ ये बोलना चाह रहे, कोई एक राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश के इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। जिस प्रकार उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड होता है, उसी प्रकार उसका आने वाला समय उसका तय होता है वो देश कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए कि गैर लोकतांत्रिक होना चाहिए। संविधान उस आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान क्या करता है, जो आदर्श जो चाहते हैं उसको पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधि के जरिए साकार करना चाहते हैं, जिन्हें अपने लोग और जिसको सरकार में खड़ा किए वो दोनों मिलके उसको पूरा करते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते खेल बदल जाते हैं, उसी प्रकार देश के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, तो वहां देश के बुनियादी स्वरूप क्या होता है, वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
हम नेपाल देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र समाज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, साथ ही नया संविधान क्यों बना, सबको आपको बता चुके हैं। आप पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं, इसी का पार्ट 1। ऊपर हम भारतीय संविधान के जिन आयामों के बारे में जिक्र किया था वे काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में मुश्किल महसूस होती होगी, लेकिन अभी आप इसके बारे में जिक्र ना करें। इस पुस्तक की बाकी अध्याय आने वाले कक्षा में आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।